हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम नवंबर मंथ की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का एनालिसिस कर रहे थे, जहाँ पे हमने 4 सेक्शन कवर कर लिए हैं: पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम थीम आज शुरू कर रहे हैं जो है इन्वायरमेंट की। सो फर्स्ट टॉपिक है यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th। सो 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी ऑफ यूएनएफसीसी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हुई है बेलिन ब्राज़ील में। इसके साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट की भी 10th एनिवर्सरी थी। अगर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज देखें तो ये बनी इमर्ज्ड फ्रॉम 1992 अर्थ समिट जो हुई थी उसमें इमर्ज हुई थी, जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1994 में अडॉप्ट की गई थी। इट इज़ वन ऑफ द 3 सिस्टर कन्वेंशंस। जो फर्स्ट है रियो कन्वेंशन, दूसरी द अदर टू बीइंग द यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड CCD टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 मेजर कन्वेंशन आई थी अर्थ समिट से। The first COP meeting of UNFCCC was held in Berlin, Germany in 1995 में। Presently 198 signatories हैं and India is a member for climate change convention। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी, hosted in the Amazon region, ब्राज़ील में हुई थी। The summit was framed as the COP of implementation, COP of truth and the forest COP। ये अलाइन करती है विद द डेडलाइन फॉर द कंट्रीज टू सबमिट द अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन 2025। It concluded with the adoption of Belem package by 195 countries, including the agreement on topics such as just transition। हमने लास्ट ईयर ये बहुत पॉपुलर जस्ट ट्रांजिशन इकोनॉमीज बहुत पॉपुलर हुआ था, अडेप्शन फाइनेंस, ट्रेड, जेंडर एंड technologies। These were the key focused areas। Key meetings included COP30, United Nations Framework Convention on Climate Change; CMP20, जो parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol; and CMA7, Conference of Parties serving as the meeting of parties of Paris Agreement। तो Kyoto Protocol भी, Paris Agreement भी and climate change भी। अब इन सब आउटकम्स को देख लेते हैं, उनका प्राइमरी पर्पस और लॉन्च कब हुई थी और किसके अंडर हुई थी। बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस आउटकम, ये बात करता है एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म अंडर COP29 टू COP31। की फोकस्ड एरिया रहे थे ट्रोइका टू फोस्टर एनहेंस्ड एम्बिशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग मिटिगेशन, अडेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। COP29 टू 31 ट्रोइका UAE, अजरबैजान और ब्राज़ील, ये 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज थी। नेक्स्ट इज ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। इट इज़ अ वॉलंटरी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटेशन इन देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान। NDC और NAP को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। ये भी COP30 और 31 की प्रेसिडेंसीज में हुआ था। नेक्स्ट इज नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन अलायंस, launched as new PS Plan of Accelerated Solution under COP30 Action Agenda। It supports the implementation of NAP and mobilize the private and public investment जो advance करेगा national adaptation priorities, and launched by UNDP, Italy, Germany, NAP Global Network and NDC partnership। Next है Tropical Forest Forever Facility। It establishes $125 billion फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड जिसको बोला जाएगा, दैट पेज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेशन फॉर कंट्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मोइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ये मैंडेट करता है एटलीस्ट 20% ऑफ ऑल द पेमेंट्स फ्लो डायरेक्टली टू द इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज की। 20% अमाउंट इस फंड का स्पेसिफिकली इंडिजिनियस लोगों के लिए और लोकल कम्युनिटीज के पास जाएगा। Implemented by Brazil, Indonesia, DRC, Democratic Republic of Congo, China. India has joined as an observer, trustee and interim host at World Bank। Next is Resilient Agricultural Infrastructure Investment for Net Zero।
एक प्रोजेक्ट है टू रिस्टोर 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फार्मलैंड यूजिंग द ब्लेंडेड फाइनेंस एंड प्राइवेट कैपिटल। ब्राज़ील के साथ 10 अलग पार्टनर नेशंस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एक्सेलरेटर। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीन वे एंड इको इन्वेस्ट इन ब्राज़ील, coordinated by FAO, Food and Agriculture Organization, FOLU, Food and Land Use Coalition, Consultative Group on International Agriculture Research, G20 Land Restoration Initiative, and World Bank, and hosted by Brazil Ministry of Agriculture under FAO FAST partnership. Next is scaling JREDD plus coalition, jurisdictional reducing emission from deforestation and forest degradation. A new coalition of government, indigenous people, investor, intermediaries, standard setters and civil society. ये ऑफर करता है एक क्रेडिबल मेच्योर पाथवे टू मोबिलाइज $3 to 6 billion पर ईयर बाय 2030 जो रिवर्स करेगा ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन को, एंड दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग कंट्रीज लाइक यूके, सिंगापुर, कोस्टारिका, इथियोपिया, घाना, गुयाना एंड केन्या। फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, बाकू टू बेलम रोड मैप टू 1.3 ट्रिलियन। द ऑफिशियल पाथवे जो मोबिलाइज करेगा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑफ 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2035 और 29 और 30 की जो भी प्रेसिडेंसी कंट्रीज हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट इज ट्रिपलिंग ऑफ अडेप्टेशन फाइनेंस। ये तीन एक साथ हैं जो 29 और 30 की प्रेसिडेंसी कंट्रीज फोकस करेंगे जिन पे। ट्रिपलिंग ऑफ अडेप्टिंग फाइनेंस, increase adoption finance to $120 billion per year as a part of broader $300 billion per year climate finance जो एग्री हुआ था COP29 में। बाकू अडेप्टेशन रोड मैप, it approves and establishes the work for 2026 to 28 until the new global stockade of the Paris Agreement. FINI, fostering investable national implementation. It make national adaptation plan investable and implementation ready. कैसे? Develop project pipelines, and it is led by the Atlantic Council Climate Resilience Center and Natural Resource Defense Council. ये फोकस करता है $1 trillion in adaptation investment pipeline by 28 with 20% उसका जो भी अमाउंट होगा with that will come from the private investors. It is supported by Inter-American Development Fund IDB and Green Climate Fund. Next is Open Coalition of Compliance Carbon Market. It is an initiative जो हार्मोनाइज करेगा कार्बन प्राइसिंग एंड इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड कोलैबोरेट इन डिफाइनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन. ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, कैनेडा, जर्मनी, सिंगापुर, these are the countries. Belém Declaration for Green Industrialization will accelerating the decarbonization of heavy emitting industries and इसके साथ साथ प्रमोट करेगा ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को. Yeah, the 35 countries and organization responsible for it. Other initiatives जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, फर्स्ट है प्लान टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड रेजिलियंस ऑफ पावर ग्रिड जो कोऑर्डिनेट करेगा रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टुवर्ड्स द ग्रिड एक्सपेंशन और रिन्यूएबल पावर फ्यूचर्स के लिए. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज ग्रीन गेट्स इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन पैक्ट. एक रोड मैप है टू फास्ट ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी while ensuring the energy security. Belém 4x pledge on sustainable fuels, quadruple the use of sustainable fuels, hydrogen, biofuels, e-fuels by 2035 compared to 2024 level. And these are the countries responsible for it: Italy, Japan, India, Brazil, and International Energy Agency जो प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा. नाउ रिलेटेड टू सोशल एंड हेल्थ, बेलम हेल्थ एक्शन प्लान वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्शन प्रोग्राम है, प्लान है जो हेल्थ को डेडिकेटेड है. देयर आर मोर देन 30 कंट्रीज एंड 50 ऑर्गेनाइजेशंस. बेलम जेंडर एक्शन प्लान, इट इज डिजाइंड टू इम्प्लीमेंट लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड इट इज अडॉप्टेड बाय द पार्टीज जो भी COP30 में थी. Next is Declaration on Information Integrity on Climate Change.
ये इस्टेब्लिश करता है शेयर्ड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो एड्रेस करेगी क्लाइमेट डिसइंफॉर्मेशन को एंड उसके साथ साथ एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट हो को प्रमोट करेगी, जो एक्यूरेट हो रिलेटेड टू क्लाइमेट इश्यूज। नेक्स्ट इज बेलम डिक्लेरेशन ऑन हंगर, पॉवर्टी एंड पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द एक्शन दैट एड्रेस द अनइक्वल वेज climate change affect the populations worldwide and particularly the most vulnerable sections. अब आता है इमरजेंसी एक्शन। फर्स्ट उसमें इनिशिएटिव है 2030 स्ट्रैटेजी जो इनेबल करती है क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस को टू बिल्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एंड लास्ट इज कॉल टू एक्शन ऑन इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ रेजिलियंस। एक्नॉलेज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर fire management, integrated fire management, and Brazil is the concerned country for that. अब significance देख लेते हैं COP30 का। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ओवर प्रोमिसेस। अब इस समिट ने शिफ्ट किया है ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रॉम प्लेज मेकिंग टू इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन प्रायोरिटी। It marked a global push for adaptation finance and operational framework जो address करता है long standing global south concerns को। Forest leadership TFFF introduces a scalable global model for forest conservation not tied to the carbon markets की separately function करता है। Financial overhaul है US $1.3 trillion goal represents the most ambitious climate finance mobilization target, and there are multilateral resilience despite geological tension there। अभी भी उसके बाद भी 195 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था बेलम पैकेज को। So what is the future scope? Closing the gap, countries must ensure that NDC 3.0 includes economy-wide absolute emission reduction target. Policies need to integrate the enabling condition to make these targets credible and as seen as the mission जो बैलम मिशन है 1.5 डिग्री सेल्सियस। द प्रोमिस्ड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट मस्ट मटीरियलाइज। जो प्रोमिसेस हुए हैं, जो टारगेट सेट हुए हैं, दे शुड मटीरियलाइज। डेवलप्ड नेशन शुड स्पेल आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू NCQG एंड फुलफिल द फास्ट स्टार्ट अडेप्टेशन प्लेजेस। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है डेवलप्ड नेशंस की। नेक्स्ट इज ऑपरेशनलाइजिंग मैकेनिज्म। जो भी पार्टीज थी दे शुड फाइनलाइज द ग्लोबल गोल एक्शन, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन और इंडिकेटर्स को फाइनलाइज करें और डेटा सिस्टम बिल्ड करें। अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड बेलम 1.5 मिशन, इसके लिए क्लियर मैंडेट और रिसोर्सेज होने चाहिए टू असिस्ट दी वल्नरेबल countries, strengthening the equity and collaboration, common but differentiated responsibility. ये principle should always prevail and it guide the mitigation timeline as well as financial flows. A mutual recognition agreement जहाँ पे एक developing country का जो वेरीफाइबल कार्बन प्राइस है इट इज एक्सेप्टेड बाय द ब्रॉडर सिस्टम, जिससे डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। Next is engaging non-state actors, like government needs to build on private sector pledges by creating enabling environments, जैसे कि clear regulations हो, incentive की scheme हो, monitoring to they should be monitoring to ensure that voluntary commitments yield real emission cuts. And last but not the least, there is a need for public engagement for institutional pathway जो inform करेगा policy making को। So there is one subtopic to this. There are other important outcomes of COP30. अब उसमें से फर्स्ट है सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड, एक आउटकम था। इट इज लॉन्च्ड बाय सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो यूनाइटेड नेशन फंड ने क्रिएट की थी बाय UNEP, WMO एंड UNDP। दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट डेटा, कि वेदर और क्लाइमेट डेटा से रिलेटेड है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ इट्स नेचर है। अनाउंस हुआ था COP30 में। COP30 के एक्शन एजेंडा में इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस, इट एम्स टू फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस एंड अर्ली वार्निंग वर्ल्ड वाइड। सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प 30 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को मेट कर सकें। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोएलिशन। अब इम्प्लीमेंट किया था
लॉन्च किया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल फाउंडर्स लाइक ब्लूमबर्ग, फिलैंथ्रोपीज, गेट्स फाउंडेशन एक्सेट्रा. सो बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने लॉन्च किया है. कमिटेड टू इनिशियल $300 million इन्वेस्ट, $3 million फॉर इंटीग्रेटेड एक्शन जो टैकल करेगा क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन हेल्थ. इमीडिएट फैक्टर्स क्या है, जैसे एक्सट्रीम हीट, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट सेंसिटिव, इन्फेक्शियस डिजीज. तो इन सब से जो भी हेल्थ, ये सारे जो भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है जो हुए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सो उसको एड्रेस करने के लिए ये कोएलिशन बनाया गया था. प्लान टू एक्सेलरेट दिस सॉल्यूशन ऑन मल्टी लेवल गवर्नेंस कोऑर्डिनेटेड बाय COP30 प्रेसिडेंसी. It targets the integration of multi-level structure into 100 countries national determined contribution by 28 and 120 by 2030. Next is global Mutirao against the extreme heat, beat the heat implementation drive. Size COP30 presidency. It is joined by 185 countries in implementing heat action plans and nature-based solution. Objective है heat risk को reduce करना, and there are 72 nations who have endorsed the global cooling pledge as of now. Next is food waste breakthrough, led by United Nations Environment Program, launched as 2030 climate solution under Marrakech Partnership for Global Action, जिसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल फूड वेस्ट को कम करना, अप टू 7% रिडक्शन इन मीथेन एमिशन बाय 2030. फंडिंग सपोर्ट मिलता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से. पार्टिसिपेशन कंट्रीज चैंपियंस इंक्लूड ब्राजील, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम्स. अदर नेक्स्ट इज ओशियंस ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड, सेम UNEP ने लॉन्च किया, जो ट्रैक करता है प्रोग्रेस विद इन 5 ओशियन सेक्टर्स लाइक मरीन कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, एक्वाटिक फूड एंड कोस्टल टूरिज्म, जो हेल्प करता है टू कट द एमिशन. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रीजनरेटिव सीस्केप्स, वन ओशियन पार्टनरशिप, डिजाइन किया गया है टू मोबिलाइज एटलीस्ट $20 billion फॉर रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी. मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ टूल किट, ये भी सेम फोकस करेगा ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस पे. नो ऑर्गेनिक वेस्ट, इट इज सपोर्टेड बाय ग्लोबल मीथेन हब, जो टारगेट सेट करता है टू कट दी 30% ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम दी ऑर्गेनिक वेस्ट. नेक्स्ट इज इंडिजिनस लैंड टेन्योर कमिटमेंट्स. There are 15 governments spanning Latin American, African, Asian and Pacific countries, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू एडवांस द ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ 160 million hectare for land for indigenous and Afro-descendant groups. Next is global carbon harvest. ब्राज़ील, इंडिया एंड केन्या ने लॉन्च किया टू एक्सेलरेट एंड स्केल द फील्ड रिसर्च ऑन सोइल ऑर्गेनिक कार्बन, बायोचार एंड इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग. नेक्स्ट इज ब्राजीलियन सस्टेनेबल टेक्सोनॉमी, जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, जो हेल्प करता है कंट्रीज को टू कलेक्टिवली एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल अप्रोच, जो टू मेक ट्रेड a driver of a just, sustainable and economic transition. And last is utilities for net zero alliance, established हुआ था at COP28 with the adoption of UAE declaration of action. इसने रेज किए its annual investment targets $148 billion at COP30 and members will collectively aim to invest $1 trillion by 2030, और जो expand करेगा clean energy and will also modernize the power grid. So there are so many initiatives, but more or less जैसे कईयों के तो नाम से भी पता चल रहा है, जैसे वेस्ट रिलेटेड हो गया, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट हो गया, पर हर एक इनिशिएटिव के लिए मतलब प्रोमिनेंट में इंपॉर्टेंट जो है, जो इक्वली एप्लीकेबल हो रहे हैं सब हर किसी कंट्री के, चाहे डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो या डेवलप्ड हो, तो उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर पे फोकस कर रहा है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंडियाज पोजीशन एट COP30. की डेवलपिंग कंट्रीज नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स एट COP. अब ये है ग्रुपिंग और ये है मेंबर्स और कंपोजिशन. फर्स्ट जो था वो G77 लार्जेस्ट कोएलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसमें प्रेजेंटली 134 मेंबर्स हैं. नेक्स्ट है LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, अ मोर हार्डलाइन ग्रुप विद इन G77. जैसे ये G77 हो गया, इसी में LMDC है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, बोलीविया, क्यूबा, इजिप्ट एंड
Iran. Basic, a coalition of four large, rapidly developing countries, जो Brazil, South Africa, India, and China. So these are the basic countries. India's negotiating posture at COP30 was sharply focused on implementation and operationalizing the climate justice. कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया की स्ट्रैटेजी थी स्ट्रैटेजीज डिलीवर्ड अक्रॉस G77 प्लस चाइना. Basic and LMDC grouping rested on these negotiable practices. These non-negotiable practices. क्या क्या? की एरियाज और इंडिया का स्टैंड उस पे. फर्स्ट है इक्वालिटी एंड क्लाइमेट जस्टिस. रिट्रेट किया इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि इट विल रिमेन एज द सेंट्रल कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज एक कॉमन इशू है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी डिफरेंशिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, पर इम्पैक्ट ज़्यादा किस पे हो रहा है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे हो रहा है. तो कि इक्विटी और CBDR एक सेंट्रल कॉर्नरस्टोन रहेगा इस COP का. क्वेश्चन दैट द बर्डन ऑफ मिटिगेशन मस्ट नॉट बी शिफ्टेड टू दोज कि मिटिगेशन का बर्डन उस पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए जिसने सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है जो कार्बन एमिशन के लिए. नेक्स्ट इज क्लाइमेट फाइनेंस एज अ लीगल ऑब्लिगेशन. इट हैज हाईलाइटेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 9.1 जो है इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी. स्टेटेड दैट फाइनेंस रिमेन्स द की बैरियर टू रेज्ड ambition and requested a clear universally agreed definition of climate finance. Next is adoption and global goal. इसने डिक्लेयर किया COP30 must be a COP of adaptation. Welcomed the progress on the global goal on adaptation, supporting a minimum package of indicators provided there is a flexibility for national circumstances. Next is just transition mechanism. It is a significant milestone to operationalize the equity. इसके साथ साथ इसने इंसिस्ट किया दैट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम मस्ट रिजल्ट इन एक्शन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दैट आर पीपल सेंट्रिक. नेक्स्ट इज मिटिगेशन एंड नेट जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी. Stressed that developed countries must reach net zero earlier टू प्रिजर्व द इक्विटेबल कार्बन स्पेस. कि जो हम नेट जीरो पहुंचने की बात कर रहे हैं इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज कि पहले डेवलप्ड कंट्रीज ये टारगेट अचीव करें जो है नेट जीरो का. कोल्ड फॉर डेवलप्ड नेशन टू इन्वेस्ट मोर इन नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स. On universal trade restrictive climate measures be rejected as they act as instrument of protectionism. Next is technology transfer and access. सर्ट किया कि टेक्नोलॉजी एक्सेस एक राइट होना चाहिए ना कि एक बार्गेनिंग टूल होना चाहिए. इसके अलावा एम्फेसाइज किया गया दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मार्केट बैरियर्स ये हिंडर ना करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. लास्ट इज multilateralism and diplomacy. Unwavering support for multilateralism and international cooperation. Praised the Brazilian presidency for leadership rooted in spirit of Mutirão, that is inclusion and balance. Next subtopic is climate finance. इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं. ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर कैनकुन एग्रीमेंट जो COP16 में आया था एट UNFCCC. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज फंड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज को. इट ऑल्सो सपोर्ट देयर शिफ्ट टू लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट पाथवेज. ये सर्व करता है एज एन फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ United Nations Framework on Climate Change and Paris Agreement. GCF is mandated to invest 50% of resources to mitigation और बाकी के 50% towards the adaptation. तो इक्वल होना चाहिए, ग्रैंड इक्विलेंस इक्वल होने चाहिए. 50% for resources, 50 resource mitigation, resources to mitigation and 50% for adaptation. India along with 12 other developing countries and African islands
इन्होंने अनाउंस किया प्लान्स टू डेवलप कंट्री और रीजनल प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस। अब ये प्लान्स रिसेंटली कंक्लूड किए गए एट COP30 टू UNFCCC जो ब्राज़ील में हुई थी। 12 जो कंट्रीज और कौन कौन सी थी? कंबोडिया, कोलंबिया, कजाकिस्तान, लेसोथो, मंगोलिया, नाइजीरिया, ओमान, पनामा, रवांडा, डोमिनियन रिपब्लिक, टोगो एंड साउथ अफ्रीका। So about the platform, the country's platform are strategic country driven mechanism जो ट्रांसलेट करते हैं क्लाइमेट प्रायोरिटीज को इनटू इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अलाइन विद द ग्लोबल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो विद द नेशनल प्रायोरिटीज ऑफ ईच कंट्री। फंडिंग मैकेनिज्म which supported by GCF readiness program. This readiness program is the largest climate action capacity building facility for developing countries. GCF already support करता है 2 existing platforms. First is Brazil country platform and the second is Caribbean regional platform. These platform they aim to replace the fragmented project approach by helping to coordinate various public, private and international local stakeholders. So what are the issues that are related with the climate finance? First is ambition without a guaranteed delivery, कि सिर्फ कंसेशनल फंडिंग की बात हो रही है या एक्शन नहीं लिया जा रहा है किसी भी प्रोग्राम पे या फिर टारगेट मेट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग नेशंस रिक्वायर एन एस्टिमेटेड $1.3 trillion each year for climate change. However, new collective quantified goal they have agreed upon at COP29 is just $300 billion annual. Next is तो एम्बिशन है पर कोई आउटकम की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट इज कंसेशनैलिटी एंड एक्सेस इश्यूज। Least LDCs and SIDS face barriers to access blended instruments, risk creating debt unless grant elements are preserved. Now next is there is over reliance on private finance, private funding पे overly dependent है। बहुत GCF में भी फंड ऐसे हैं जो अनस्पेंड है, जो स्पेंडिंग जो रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज भी नहीं हुआ है एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद डिस्पर्सल मैकेनिज्म। द 2035 प्रॉब्लम जो स्लो टाइमलाइंस है, टारगेट्स पुशिंग मेजर इंक्रीज टू 2035 आर पॉलिटिकली ईजियर बट प्रॉब्लमेटिक फॉर कंट्रीज फेसिंग द इमीडिएट क्लाइमेट इम्पैक्ट। जो अभी जिन कंट्रीज पे इम्पैक्ट अभी ज़्यादा पड़ रहा है वो 35 का हमने टारगेट रखा है विच इज़ फार। 10 साल बाद का जो टारगेट है वो उन प्रॉब्लम है उन कंट्रीज के लिए जो इमीडिएटली उन इश्यूज को फेस कर रही हैं जो क्लाइमेट चेंज से हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड एडिशनैलिटी। Concerns remain regarding double counting and whether mobilized private finance is truly additional to existing official development assistance or not. Next is climate finance and India. India's climate finance need क्या है? Net zero by 2070 टारगेट है, NDC इम्प्लीमेंटेशन है 2015 से 30 तक। स्टेप्स जो लिए गए हैं टू मोबिलाइज द क्लाइमेट फाइनेंस डोमेस्टिकली, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम जिसने इस्टेब्लिश की इंडियन कार्बन मार्केट्स, ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी टारगेट्स नोटिफाइड फॉर वेरियस सेक्टर्स, RBI एंड क्लाइमेट रिस्क ड्राफ्ट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क which proposes bank and non-banking financial companies to disclose the climate risk. IFSC and Gift City they are developing as a sustainable finance hub for the foreign capital. So what is the way forward for India and other developing countries? First, there is a need for push for the predictable policy flows and a defined timeline for $300 billion to mobilize the target. There is a need to safeguard the concessionality, insist on the grant element for adaptation, L&D, and instrument avoiding harmful impact. There is a need to standardize the mobilization accounting, which advocates for the transparent methodology और जो avoid करे double counting को भी। डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
should align the climate finance taxonomy और disclosure हो norms का with the global standards. There is a need to create the bankable pipelines with the domestic safeguard, which will develop the sovereign pipelines tied to social and environmental safeguard. Lastly, regional cooperation की जरूरत है on the blended facilities, should explore the south-south blended mechanism that align with the private capital and public interest. So now to conclude, this is initiative by the global south to take the leadership of the climate finance, जो reshape करेगा पूरे green climate cooperation को. Balanced credibility rests on turning commitments into the predictable public and concessional finance, and most importantly, delivery instruments must protect the vulnerable countries from taking on new debt. कि पहले से ही वो vulnerable है और उससे protect करने के लिए नए debt उन पे ना create हो और इस चीज़ का assurance provide किया जाए. So that was about the topic COP30. काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया. देयर आर सब पॉइंट्स ऑल्सो. सो की इंपॉर्टेंट एरियाज आर स्कीम्स या इनिशिएटिव्स, मोरलेस किसके बारे में है और हु आर द मेजर कंट्रीज, और इंडिया का स्टैंड क्लियर होना चाहिए. इंडिया का स्टैंड के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन एयर पोल्यूशन. सो न्यूज़ में क्यों था ये टॉपिक? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQ ने इम्प्लीमेंट किए हैं स्टेज 3 graded response action plan across the entire NCR region, highlighting the issue of urban air pollution in India. उससे पहले डेटा बैंक देख लेते हैं. एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन वर्ल्ड की इंडिया. 13 ऑफ वर्ल्ड 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया. वर्ल्ड की जो टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड है जिसमें 13 इज फ्रॉम इंडिया. बानीहेट आसाम मेघालय बॉर्डर इज वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी. दिल्ली की अगर बात करें तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेट नेशनल कैपिटल है फॉर consecutive for 6th year, and more than 10 times annual PM 2.5 level prescribed by WHO guidelines recorded in around 35% of Indian cities. So PM 2.5 की intensity भी recorded more than 10 times by WHO. तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? इट इज़ एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो बेस्ड है ऑन द AQI लेवल ऑफ दिल्ली, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ऑफ दिल्ली, जो इम्प्लीमेंट किया गया है बाय CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. फर्स्ट ये क्रिएट किया गया था ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में. तो ये बेसिकली 4 फेजेस में आया था. फेज 1 था, स्टेज 1 जो है वो है पुअर क्वालिटी, जहाँ पे AQI वेरी करती है 200 से 300 के बीच में. स्टेज 2 है वेरी पुअर, जहाँ पे एयर क्वालिटी है 301 to 400. स्टेज 3 सीवियर कैटेगरी, जो 401 से 450 तक, और अगर 451 प्लस है तो दैट इज स्टेज 4 सीवियर प्लस कैटेगरी. तो अभी जो अनाउंस हुआ है वो स्टेज 3 के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है. कॉजेस क्या है? फर्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, विंटर वेदर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लो विंड स्पीड, जो पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट देयर डिस्पर्शन इन द सिटीज लाइक दिल्ली एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्री मॉनसून डस्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम थार डेजर्ट एंड मिडल ईस्ट इनटू इंडियन सिटीज, नदर्न रीजन्स में. तो ये तो हो गए कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स. इंडस्ट्रीज से जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, लाइक इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, स्टील, रिफाइनरीज, ब्लैक इंस एक्सेट्रा. इसके अलावा व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज़ की वजह से भी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन इन India, particularly in Delhi NCR region. Next is urban layout, narrow street with tall buildings. कि streets छोटी हैं, buildings बड़ी tall हैं, जिसकी वजह से pollutants trap हो जाते हैं. तो urban layout भी contribute करता है in the increased air pollution. Next is transboundary pollution. Pollution in Delhi is due to seasonal stubble burning in the neighboring states. It worsened the air quality over Chennai due to aerosols transported from North India, etc. तो stubble burning भी एक रीज़न है जिसकी जो कंसीडर किया जाता है फॉर increased air pollution. There are other sources like ground level ozone,
बर्निंग फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और यही सेम टाइम होता है जिस टाइम पे AQI सीवियर से भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी सीवियर प्लस की कैटेगरी के आसपास पहुंच जाता है. ओपन वेस्ट बर्निंग, फ्रीक्वेंट लैंडफिल फायर, सो दीज आर दी अदर रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन. इम्पैक्ट क्या है? हेल्थ इम्पैक्ट की अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन इट इज़ लिंक्ड टू अराउंड 15% ऑफ ऑल डेथ्स इन दिल्ली इन 2023, जिससे डिजीजेस होती हैं लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इरिटेशन इन आईज एक्सेट्रा. दीज आर दी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंट्रीब्यूट करता है टू क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ब्लैक कार्बन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, जो जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. एसिड रेन, emission of SO2 and NOx react with the water vapor, जिससे एसिड्स बनते हैं जो सॉइल को डैमेज करता है, क्रॉप को डैमेज करता है, फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाता है. जैसे ताजमहल का जो येलोइंग एंड सरफेस कोरोजन जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉसेस. इंडिया अपना लॉस करता है इकोनॉमिक आउटपुट to 9.5% of GDP in 2022 because of air pollution. सोशल इम्पैक्ट, क्वालिटी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, एल्डरली हो गया, पुअर हो गया. जैसे एल्डरली और चिल्ड्रन, उनका रिस्पॉन्स सिस्टम, बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स. अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं टू कर्ब द एयर पोल्यूशन? फर्स्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो ऑब्जेक्ट एम करता है टू रिड्यूस द PM पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 40% 2026 तक इन 131 cities. Next is GRAP, Graded Response Action Plan, emergency measure है to combat air pollution in Delhi NCR region. Next is Commission for Air Quality Management 2021, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई है to improve the air quality management. Measures for vehicular emission control, leapfrogging to BS6 fuel and vehicle standards नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में. ट्रांजिशन टू 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 RFID सिस्टम टू फॉर टोल एंड इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्ज ऑन कमर्शियल व्हीकल्स, तो जो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं उनके लिए. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, व्हीकल्स जो शुरू हुए थे. सतत इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम. इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड डेटा सिस्टम, AQI लॉन्च किया था 2015 में. इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम अभी. नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन द रेड कैटेगरी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन दिल्ली NCR रीजन. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर पोर्टल, जो एयर क्वालिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, जो गाइडलाइंस देता है कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और डस्ट मिटिगेशन पे. बायो माइनिंग एंड बायो रेमिडिएशन ऑफ लीगेसी वेस्ट टू प्रिवेंट द लैंडफिल फायर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ ऑल ऑपरेशनल ब्रेक क्लीन्स टू zigzag टेक्नोलॉजी इन दिल्ली एंड NCR. सो दीज वर दिस फ्यू इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे टू कर्ब द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लेते हैं. ये इतनी कैटेगरीज है: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर. अब AQI 0 से 50 अगर है तो गुड वाली कैटेगरी में आता है, जो मतलब उसका हेल्थ पे मिनिमल इम्पैक्ट होगा. उसके बाद आती है सेटिस्फैक्ट्री, जहाँ पे 51 to 100 रेंज करता है AQI, जिससे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो या ज़्यादा इम्पैक्ट हेल्थ पे, सीवियर इम्पैक्ट नहीं होता. फिर आता है मॉडरेट लेवल, जहाँ पे AQI रेंज करता है फ्रॉम 101 to 200, जिससे ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल विद लंग एंड हार्ट डिजीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर अडल्ट. नेक्स्ट इज पुअर, जहाँ पे AQI रेंज करता है 201 से 300 तक. तो मॉडरेट और पुअर के ऑलमोस्ट इम्पैक्ट सेम होते हैं, जो वल्नरेबल है उनको इम्पैक्ट करेगा ये. देन आती है वेरी पुअर, जहाँ पे AQI होगा 300 to 400 और ये मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे अपना इम्पैक्ट दिखाएगा. नेक्स्ट इज सीवियर, जहाँ पे AQI इज मोर देन 400, जिससे रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है अगर कंटिन्यूअस हम उसके एक्सपोजर में रहें तो. जैसे दिल्ली में इस कैटेगरी के आसपास रहता है. अभी मैं जहाँ हूँ गांधीनगर में, जहाँ की एयर क्वालिटी हमेशा ग्रीन दिखाई देती है, जस्ट 0 to 50 में, वेरी मिनिमल इम्पैक्ट. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस that are coming in curbing the air pollution? First is policy and governance challenge.
जिसमें फर्स्ट है ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन. सो अबाउट 30% ऑफ अर्बन पोल्यूशन ओरिजिनेट्स आउटसाइड द सिटी, येट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी प्लान्स ऑपरेट इन सीलोस. तो 30% ऑफ द अर्बन पोल्यूशन है वो एनसीआर दिल्ली रीजन में ना ओरिजिनेट होके बाहर रीजन में ओरिजिनेट हो रहा है. नेक्स्ट इज रिएक्टिव मेजर्स. तो फोकस करता है ऑन क्राइसिस टाइम एंड टेम्परेरी एक्शंस. ये परमानेंट सोल्यूशन की बात नहीं करता. फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल बॉडीज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, एनसीआर, स्टेट गवर्नमेंट, सीपीसीबी, उनकी विद डिफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजटरी रिसोर्सेज. तो एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है. नेक्स्ट इज पुअर एनफोर्समेंट. Persistent stubble burning, unregulated construction, industrial boilers, they also contribute to the poor enforcement of initiatives. Next is monitoring and data limitation. One is sparse network. Many smaller town and rural areas, they lack PM 2.5 and PM 10 monitors. Next is lacks national standards. India's air pollution standards are more relaxed in comparison to WHO's prescribed guideline. तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है WHO 2021 की गाइडलाइन और इंडिया का. तो ऑन द बेसिस ऑफ NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM 2.5 एंड PM 10. देर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन बहुत स्लो है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे ऑन दी अगर कंपेयर करें तो चाइना ऑपरेट करता है विथ फुल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट्स. Next, there is heavy reliance on coal-based energy because of rising power demand, public apathy and limited awareness about the chronic diseases impact जो PM 2.5 और PM 10 के exposure से होते हैं. So people are not aware of it. और MSME like small brick lanes and dying units, they lack funds to afford the pollution control equipment. So these are the challenges. What can be the way forward? Parliamentary Standing Committee recommendation to reduce the stubble burning. Price system like MSP जो गारंटी करता है returns when the farmers sell the stubble. इसके अलावा real time mapping of crop acreage for forecasting of crop maturity to access the district wise crop yield for better planning. And there is unified national policy जो integrate करती है agriculture residue को into bioenergy generation. Next is governance and institutional measures क्या है? Strengthen the legal and institutional framework, NCAP statutory backing and empower the pollution control boards for जिससे enforcement और ज़्यादा strict हो सके. Next is interstate and regional coordination की ज़रूरत है. Long term planning की ज़रूरत है. We should convert the GRAP style triggers into the year round और city specific action plans होने चाहिए. Next is economic and financial measures. First is technology driven air quality management, जो अडोप्ट करेगा predictive system using artificial intelligence and machine learning, जिससे फोरकास्ट हो सकेगा pollution surges और रियल टाइम sources से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं preventive measures. Next is ensure stable and adequate funding, but budget predictable बजट अलोकेशंस पे इंक्रीज होना चाहिए. इनोवेटिव टूल्स होने चाहिए जैसे कि ग्रीन बॉन्ड या पोल्यूशन टैक्स एक्सेट्रा. डी रिस्क क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट रिस्क शेयरिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड EV सेक्टर्स and reform the DISCOM finances to lower the investment risks. So there are few best practices. First is emission trading. सूरत पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2019 में आया था जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कट करने की बात कर रहा है बाय 20 to 30%. नेक्स्ट इज अर्बन ग्रीनिंग. तिरुनवेली मियावाकी फॉरेस्ट has reduced PM 2.5, showing microforest on unused land deliver the measurable benefits. And one is sustainable transport. जैसे लंदन में प्रैक्टिस होता है जैसे कंजेशन प्राइसिंग, पेरिस की कार फ्री डेज की कुछ पर्टिकुलर डेज पे 4-व्हीलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जिससे पोल्यूशन में कमी हो रही है. सो दीज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो हमें नाउ टू कंक्लूड हमें ज़रूरत है कि एक मल्टी सेक्टर डेटा बैक्ड अप्रोच होना चाहिए विच इज़ इसेंशियल फॉर अचीविंग द ड्यूरेबल एंड हेल्दियर एयर फॉर ऑल. और हमें ज़रूरत है कि हम शॉर्ट टर्म एक्शंस या शॉर्ट टर्म स्टेप्स को लिंक करें विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और
हम rather than reaction preventive measures को यूज करें to ensure the good air quality. Next is India's renewable energy growth. न्यूज़ में क्यों था? इन 2025 इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अचीव्ड टू हिस्टोरिक माइलस्टोन्स. Renewable energy made 51.5% of total electricity demand. And first is this. Second is share of installed electricity capacity of non-fossil fuel sources has reached to 51%. सो रेन्यूएबल एनर्जी क्या है? जो नेचुरल सोर्सेज से डराइव की जा रही है एंड दैट आर रिप्लेनिश्ड एट अ हायर रेट देन दे कंज्यूम. कि रिप्लेनिशमेंट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू दी कंजम्पशन. जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा. इंडिया के टारगेट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? एनडीसी टारगेट है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अचीव करना 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय 2030. और अभी हमने देखा कि इट हैज़ रीच टू 51%. तो ये हमने 5 साल पहले अचीव कर लिया है. तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज पंचमित्र टारगेट है फॉर 2030 कि मेट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हमें जनरेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी से एंड रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट. अगर नॉन फॉसिल फ्यूल में देखें तो कैटेगरी है ये इसमें आ रही है. ये हाइड्रो एनर्जी भी इसमें इंक्लूड है, विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी. दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम. विंड, सोलर, बीएम पावर, वेस्ट टू एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर्स एंड दूसरी जो है न्यूक्लियर. So this is installed generation capacity megawatt में and this is percentage share in total. जैसे विंड कंट्रीब्यूट करता है 10.6% को, सोलर कंट्रीब्यूट करता है 25.4% को, बीएम पावर कंट्रीब्यूट करता है 2.1% को, वेस्ट से एनर्जी 0.02% एंड स्मॉल हाइड्रो पावर इज 1%. इंडिया का प्रेजेंटली स्टेटस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का? इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जैसे ये बताया गया है कैपेसिटी के हिसाब से और परसेंटेज शेयर में भी. नेक्स्ट इज ग्लोबल रैंकिंग IRENA री स्टैटिस्टिक्स 2025. फोर्थ इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. विंड पावर में भी हम फोर्थ हैं, थर्ड है एथेनॉल प्रोड्यूसर में और थर्ड ही है सोलर पावर कैपेसिटी में. प्रोग्रेस देखें तो अराउंड 3 times इंक्रीज इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. 2014 से अगर कंपेयर करें तो इट इज़ increased by 3 times. 40-fold increase in solar energy, 40-fold 30% increase हुआ है विंड एनर्जी कैपेसिटी में एज कम्पेयर टू 2020. 13-fold increase हुआ है इन एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में. 1.5% इन था 2014 में एंड 20% आ गया है 2025 में. टॉप रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स अगर देखें तो राजस्थान, followed by Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka and Madhya Pradesh. So what is the significance of renewable energy in India? First, it meets the global climate commitment. नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है. ये रिड्यूस करता है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी, रिड्यूस करेगा बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल. पंचमित्रा नेट जीरो बाय 2070 का टारगेट है हमारा. एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, हमारी डिपेंडेंस कम करता है इंपोर्ट्स पे जो है कोल, ऑयल और गैस में, और इम्प्रूव करता है ट्रेड बैलेंस एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में. इसके अलावा इकोनॉमिक गेन्स भी प्रोवाइड करता है बाय अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करता है और जॉब्स क्रिएट करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को बाय इम्प्रूविंग द एनर्जी एक्सेस एंड एडिंग टू दिस इज अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बाय ऑल. What are the reasons behind the growth in renewable sector? First है high potential. जैसे कि we know that tropic of cancer पास होती है. there are many states through which tropic of cancer passes, जिसकी वजह से हमारे पास ऑन एन एवरेज हमारे पास 300 से ज़्यादा दिन सनी डेज होते हैं जहाँ पे सोलर इंसोलेशन की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है. नेक्स्ट इज हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल ड्यू टू कोस्ट लाइन हमारी बड़ी है एंड एलिवेटेड टेरेंस की वजह से विंड एनर्जी का भी पोटेंशियल है.
नेक्स्ट इज सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, जैसे नेशनल पॉलिसीज फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी हो गया 2015 में जो आई थी, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 18 में आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स दैट जो भी 18 में आई थी, कि एक तो जोग्राफिकल लोकेशन होनी है, दूसरा इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स एज वेल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम है फॉर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो सब्सिडाइज्ड रूफटॉप सोलर पैनल प्रोवाइड करती है, उसका इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है देयर इज सम रेगुलेटरी एंड मार्केट रिफॉर्म्स लाइक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब ये मैंडेट करता है कि स्टेट्स एंड यूटिलिटीज मस्ट प्रोक्योर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही आएगी। नेक्स्ट इज इंडियन कार्बन मार्केट 2024, एक कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है विद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम नोटिफाइड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो इंसेंटिवाइज करता है लो पावर कार्बन पावर जनरेशन को। नेक्स्ट इज ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 में आए थे, ये अलाउ करते हैं लार्ज कंज्यूमर्स को टू बाय द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स नेशन वाइड। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड स्कीम्स, जो हमने देखा अभी, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसने टारगेट विद द टारगेट ऑफ 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय 2030। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम्स हो गया। तो देर आर डेडिकेटेड स्कीम्स जिनका ऑब्जेक्टिव ही है टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में 100% FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट, और आरबीआई ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी रखा है। इसके अलावा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी इसी कैटेगरी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ components schemes like production linked incentive scheme for high efficiency solar PV modules, development of solar park, ultra mega solar power projects, तो ये सारे भी contribute करते हैं for the growth of the sector। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे ISA हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था इंडिया एंड फ्रांस ने इन 2015 एट COP21, ब्रिंग्स टुगेदर 100% कंट्रीज जो मोबिलाइज करेंगी तो $1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो इंडिया ने लॉन्च किया था एट ISA असेंबली इन 2018, जो फोकस करता है टू क्रिएट अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड। व्हाट आर द चैलेंजेस in realizing the true potential of renewable sector? First है financial and investment barriers, so annual investment कम है। दूसरा, जो डिस्कॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, it suffer from poor billing efficiency, revenue gap या tariff delay, these are the financial and investment barriers जो hamper करते हैं to achieve the or to realize the true potential। Next is there are some infrastructure challenges like intermittency of renewables, like solar peak during the day but not at the evening peak demand, forcing states to backstop the solar with coal। Next is transmission bottlenecks, and जैसे states like Tamil Nadu with high wind capacity, power often cannot be fully evacuated because the grid network is not congested। there is some limited storage capacity also, कि cost भी ज़्यादा होती है। land acquisitions, renewable energy projects के लिए चाहिए large tracts of land, leading, और इसी वजह से जैसे डिले हो जाते हैं, cost ज़्यादा है, तो ये कुछ issues हैं जो hamper करते हैं for the growth of renewable sector। Next is there are some manufacturing constraint also, like there is heavy dependence on the import, जैसे कि solar cell या modules we import from the countries like China। Next is global supply chain disruptions, production and processing of many critical minerals are geographically concentrated, कि particular locations पे ही located है, make the supply chain vulnerable to risk। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना कंट्रोल करता है 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। देर आर अदर इशूज लाइक पुअर इन्फोर्समेंट, इनकंसिस्टेंट नेट मीटरिंग रूल्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। What
कैन बी द वे फॉरवर्ड. देर इज़ अ नीड टू इन्हांस द डिस्कॉम रिफॉर्म्स जो फोकस करेगा लॉस रिडक्शन पे, स्मार्ट मीटरिंग पे, टैरिफ रैशनलाइजेशन पे, जिससे पेमेंट डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया जा सके. अदर देन दिस देर इज़ अ नीड टू बिल्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. इंडिया को अपना बेस बढ़ाने की ज़रूरत है इन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल, विंड टर्बाइन, बैटरीज एंड ग्रीन हाइड्रोजन कंपोनेंट्स थ्रू जी लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और जिससे हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी बढ़ सके. नेक्स्ट इज प्रमोट एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, जिससे कि स्टोरेज से रिलेटेड या जो सप्लाई चेन से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे ओवरकम किया जा सके. नेक्स्ट इज यूनिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी लॉ, जो इंश्योर करेगा क्लियर रूल्स फॉर पावर परचेज एग्रीमेंट, एनफोर्समेंट, लैंड एक्विजिशन एंड ग्रिड एक्सेस टू बूस्ट द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. फंडिंग सोर्सेज हैं लाइक ग्रीन बॉन्ड, मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग, ब्लेंडेड फाइनेंस, और इनको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज प्लान फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन इन कोल डिपेंडेंट रीजन्स. कैसे? थ्रू जॉब्स, रीस्किलिंग, लोकल रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट देर इज अ नीड टू इम्प्रूव द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स को मॉडर्नाइज करेगा, इनेबल करेगा स्मार्ट ग्रिड सिस्टम थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज. So that was about the renewable sector, renewable energy sector. Next topic is seed management. न्यूज़ में क्यों था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिलीज किया है ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025. अब ये क्या है? प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है जो रिप्लेस करेगा सीड्स एक्ट 1966 एंड सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983. ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ सीड्स की क्वालिटी को रेगुलेट करना और प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराना इन दी मार्केट. की हाईलाइट्स क्या है? देयर इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, नो सीड एक्सेप्ट फार्मर्स, नो सीड वेराइटी and one produced exclusively for export purpose shall be sold unless, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक सेल नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज मैंडेटरी बोर्डिंग ऑन साथी पोर्टल. अब ये पोर्टल क्या है? नेशनल पोर्टल जिसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इन पार्टनरशिप विद NIC इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी ऑफ सीड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टिल दे रीच द फार्मर. तो जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ से लेके जब तक वो फार्मर्स के पास पहुँच रहा है तब तक कंप्लीट एक ट्रैकेबल रिकॉर्ड होगा. Next is regulation of sale of seeds. Seed varieties to conform to the Indian minimum seed certification standard. Seed committee होगी सेंट्रल और स्टेट दोनों की, constituted by central government and state government respectively. अब सेंट्रल सीड कमेटी ऑफर्स एडवाइस करेगी ऑन मैटर्स रिलेटिंग विद द सीड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सब कमिटीज़ होंगी जो रेकमेंड करेंगी काइंड ऑफ सीड्स फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग देयर क्लेम्स. देयर विल बी अ नेशनल रजिस्टर ऑन सीड वेराइटीज जो रजिस्टर करेगा ऑल टाइप्स, ऑल काइंड्स एंड वेराइटीज ऑफ सीड kept under the control and management of registrar. Next is will focus on protecting the farmers right, जिनके पास होगा right to save, use, exchange और sell their seeds without needing brand registration, but they can't sell them under any brand name. Next is establishment of central and state seed testing laboratories जिसमें होंगे सीड एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर्स. अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें सीड एक्ट 1966 का और ड्राफ्ट बिल का, तो ये एस्पेक्ट्स हैं और उन बेसिस पे कंपेयर किया गया है. फर्स्ट अगर देखें तो वो है रेगुलेटरी स्कोप. जो सीड्स एक्ट 1966 था वो सिर्फ लिमिटेड था नोटिफाइड वेराइटीज़ के लिए, सिर्फ उनको कवर करता था, लिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ सीड मार्केट अनरेगुलेटेड. जो ड्राफ्ट बिल है वो कवर करेगा सारी कमर्शियली सोल्ड सीड वेराइटीज़ को और एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी लैंडस्केप प्रोवाइड करेगा जिसमें सारे सीड वेराइटीज़ कवर होंगी. नेक्स्ट है सीड रजिस्ट्रेशन.
अर्ली 1966 के एक्ट में इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और सबके लिए मैंडेटरी नहीं था फॉर नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी सीड वेराइटी. नेक्स्ट इस ड्राफ्ट बिल में ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी सीड वेराइटी बिफोर ट्रेड. ओल्ड नोटिफाइड वेराइटीज आर डीम्ड registered. Next is quality assurance mechanism, basic standards for germination and chastity with limited testing structure. ये बात करता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी मार्क्स की, डिजिटल लेबलिंग की, क्यूआर ट्रेसेबिलिटी की एंड एक्सपेंडेड दी एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज. फार्मर्स राइट देखें तो उनमें लिमिटेड प्रोटेक्शन थे फार्मर्स को. दे हैड नो स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन एवेन्यू. इसमें फार्मर्स कैन सेव, एक्सचेंज एंड सेल देयर सीड्स. मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीक ओवरसाइट अलाउड लिमिटेड सीड्स टू सर्कुलेट. ये स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है थ्रू एनरोलमेंट, लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी कंडीशंस. नेक्स्ट अगर पेनल्टी देखें तो उसमें आउटडेटेड थी, कम पेनल्टी थी. देयर इज अ 3 tier पेनल्टी सिस्टम, ट्राइवियल, माइनर एंड मेजर, और जिसमें फाइन्स भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज technological adaptation. It did not aim, earlier act did not aim to regard the hybrids, GM seeds और biotechnology advancement. ये incorporate करता है सारे biotech norms को, regulate करता है seed imports को and oversight mechanism for modern technologies as well. So overview of India's seed sector. India is the 5th largest seed industry in the world and USA के पास, USA has the largest. So first is country is USA. अगर सीड एक्सपोर्ट की देखें तो इट अमाउंट्स फॉर $150 million with a global export market valued at $15 billion, just less than 1% present जो इंडिया का स्टेटस है in 23-24. The seed program follows the limited generation system for seed multiplication in a phased manner. ये रिकॉग्नाइज करता है 3 जनरेशन, मेनली ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड्स. 3 जनरेशन ये देखें तो फर्स्ट ब्रीडर जो सीड है, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड ऑफ अ वेराइटी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनेटिंग ब्रीडर और बाय ए स्पॉन्सर्ड ब्रीडर. अब ICAR प्रमोट करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रमोट करता है स्पॉन्सर्ड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम को थ्रू नेशनल सीड कॉरपोरेशन या फिर स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सेकेंड जो जनरेशन है वो है फाउंडेशन सीड, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. फर्स्ट जो थी वो ब्रीडर सीड थी, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, वहाँ से आता है फाउंडेशन, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू NSC, SFCI या स्टेट फीड कॉरपोरेशन, इन सारी बॉडीज को. थर्ड कैटेगरी इज सर्टिफाइड सीड, इट इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड. There is a term seed replacement rate. अब ये क्या है? It is the percentage of area sown out of the total area of crop planted in the season by using the certified quality seed other than farmed saved seeds. तो ये percentage शो करता है of the area sown out of total area of crop planted in the season using the certified या quality seed. Next is what are the existing challenges in the seed सेक्टर. फर्स्ट है लो सीड रिप्लेसमेंट रेशो, कि कंपैरेटिवली कम एरिया है जिसपे सोन किया जा रहा है विद यूजिंग दीज सीड्स. In India, many open pollinated crops in food grains and oilseed, the SRR is less than 25 to 30%. Next is seed market monopoly. Multinational companies they dominate the seed markets और जिसकी वजह से local seeds को एक्सेस नहीं मिलता है इन द मार्केट. सीड प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स, ensuring the adequate and timely seed production to meet the requirement of India's highly diverse cropping system remains a major challenge. Seed availability, farmers primarily met their seed requirement through farm saved seed, कि जो उन्होंने पहले से सेव किए होते हैं, रखे होते हैं वही, with approximately 65% relying on their own saved seed or those distributed among देम. तो 65% उनकी डिमांड फुलफिल होती है जो उन्होंने पहले से ही खुद के पास रखे होते हैं. नेक्स्ट इज पुअर क्वालिटी सीड्स. सो इंफीरियर क्वालिटी सीड्स रिजल्ट विल फर्दर लीड टू लो जर्मिनेशन रेट एंड सब ऑप्टिमल क्रॉप परफॉर्मेंस. ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है अगर क्वालिटी ऑफ द सीड इज नॉट
गुड. देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, जैसे कि इनएफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट सीड मैनेजमेंट. उसके बाद के कोई प्रोविजन नहीं है, कोई सा भी प्रोविजन उसको कवर नहीं करता. इंक्लूडिंग द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच फर्दर अफेक्ट द क्वालिटी एंड availability. So what are the key initiatives taken to promote the sector? First is submission on seed and planting material, जो इंश्योर करता है प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाई यील्ड सर्टिफाइड क्वालिटी सीड. नेक्स्ट पॉलिसी है नेशनल सीड पॉलिसी, जो 2002 में आई थी, जो सीड प्रोडक्शन पे बात करती है, क्वालिटी अश्योरेंस देखती है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग को इंश्योर करती है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001. ये हमने लास्ट पहले टॉपिक में भी देखा था. ये प्रोवाइड करता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज. फार्मर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, प्लांट ब्रीडर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, और एनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट इज बीज ग्राम योजना या सीड विलेज प्रोग्राम, जो फार्मर्स ने जो सेव किए हैं सीड, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करता है. नेक्स्ट इज नेशनल सीड रिजर्व. ये मेंटेन करता है रिजर्व टू इंश्योर द सीड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द क्लाइमेटिक डिसरप्शन. अदर्स like National Seed Project Phase 3, Seed Management 2.0 system, etc. What is way forward? There is a need to promote biotech innovation, जैसे high yield या stress tolerant या nutrient rich seed varieties, उन सबको प्रमोट करने की ज़रूरत है to address the climate change, food security concerns also. Next is establishing community seed bank, जो help करेगा in preserving and promoting the local seed varieties. There is a need to identify the seed hubs. कैसे? It can produce and supply seeds to farmer in specific areas. अब इस अप्रोच से नॉट ओनली मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बल्कि ये हेल्प करेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सीड सप्लाई फॉर फार्मर्स. ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. इंक्रीज द सीड रिप्लेसमेंट रेट, टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ सीड टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द SRR, पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ पे इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव सीड क्वालिटी अश्योरेंस. अपग्रेड करता है सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी को प्रमोट करता है, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है. एंड देर आर अदर mechanisms also, other future scope also, like establishing the safe storage capacity, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीड को भी ध्यान में रखा जा सके. नाउ टू कंक्लूड, इंडिया सीड सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग द फार्मर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल सर्टिफाइड सीड्स, और इनोवेशन को प्रमोट करके. अगर हम जो गैप्स हैं, चाहे वो रेगुलेशन में है या स्ट्रक्चरल गैप्स हैं या स्टोरेज के इशू हैं, उन सबको एड्रेस करें, तो इट कैन इन्हांस द प्रोडक्टिविटी, और ये सपोर्ट कर सकता है इन मोर रेजिलियंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज वल्चर्स. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने रिलीज की है इट्स फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वल्चर्स की कैटेगरी में. So these are the vultures in India. मेजर फाइंडिंग्स क्या है इसकी? फर्स्ट तो दिस इज फर्स्ट नेशन वाइड असेसमेंट एस्टिमेटेड ब्रीडिंग अडल्ट पॉपुलेशन फोकसिंग ऑन 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे कि वाइट रम्ड इंडियन, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड वल्चर्स. तो ये वो कैटेगरीज हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं. फर्स्ट है ज्योग्राफिक स्कोप. सर्वे ने बताया कि वल्चर्स प्रेजेंस एट 216 साइट्स अक्रॉस 216 साइट हैं इन 17 स्टेट जहाँ पे वल्चर्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज. इसने रिवील किया कि देर इज एब्सेंस ऑफ नेस्टिंग इन नियरली 70% ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स प्रीवियसली नोन अक्रॉस द कंट्रीज. डिपेंडेंस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, दे होल्ड अराउंड 54% ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेड नेस्ट. इसके अलावा देर आर स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स. फर्स्ट वी है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन वल्चर, मिलता है मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इज रिलायंट ऑन सिक्योर क्लिफ साइट्स. सेकेंड इज वाइट रम्प्ड वल्चर्स. ये है वाइट रम्प्ड वल्चर.
दिस इज इंडियन वल्चर जो पर्टिकुलरली एमपी और राजस्थान में मिलता है. वाइट रम्ड वल्चर्स कंसंट्रेटेड इन कांगड़ा वैली, ये पाया जाता है हिमाचल में. थर्ड इज स्लेंडर बिल्ड वल्चर ब्रीडिंग मोस्टली इन अपर आसाम. सो दिस इज स्लेंडर्ड बिल्ड वल्चर जो मिलता है मोस्टली आसाम में. नेक्स्ट इज रेड हीटेड vulture. So this is red-headed vulture. This is found in MP. Depends on the dense undisturbed forest. Population is extremely low and fragmented. So these are the 4 different vultures जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. तो 4 कैटेगरीज यहाँ पे बताई है. CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न. This is white rumped, this is slender billed, this is Indian vulture and this is red headed. So ये 4 vultures की कैटेगरी है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. Vultures होते क्या हैं? They are the large carrion eating birds mainly found in tropical और subtropics इंडिया में मिलते हैं. There are the 9 species of vultures in India. Significance देखें तो clean the environment by consuming the carcasses, control the wildlife and control the wildlife disease. Conservation status protected है under schedule 1 of wildlife protection act 1972. अब इनको थ्रेट क्या है? एक हैबिटेट लॉस के, फूड स्कैसिटी के, डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग के. तो डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग पहले भी न्यूज़ में था जिसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही थी. कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है? बैन ऑन डाइक्लोफेनिक, कीटोप्रोफेन, एक्लोफेनिक. देयर इज एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 25 तक था. सो दिस इज अबाउट द वल्चर्स. इंडिया में ये सारी 9 वेराइटीज मिलती हैं जिसमें से 4 है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. 1 आते इजिप्शियन वल्चर, सिर्फ ये एक ही है जो इंडेंजर्ड में आती है. बाकी सिनरस वल्चर, bearded vulture and griffon एंड हिमालयन ग्रिफोन, ये तीनों हैं नियर थ्रेटेंड में और लीस्ट कंसर्न है एक ग्रिफोन वल्चर. So that was about the topics. Now coming to news in shorts. First is India Botswana Cheetah Translocation Pact. इंडिया और बोत्सवाना ने फॉर्मली अनाउंस किया है ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीताज टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता. सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग चीता इन इंडिया? फर्स्ट है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में चीताज होते हैं वो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अगर बायोलॉजिकल कंजर्वेशन की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो एक फ्लैगशिप स्पीशी है जो हेल्प करता है टू कंजर्व इट्स प्रे बेस एंड प्रोटेक्ट अदर एंडेंजर्ड ग्रासलैंड एंड सेमी एरिड स्पीशीज. सो प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च किया गया था जो फोकस करता है ऑन दी ट्रांसलोकेट अफ्रीकन चीता टू इंडिया. इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव है. 2022 में 8 चीताज को ट्रांसलोकेट किया गया था फ्रॉम नामीबिया टू कुनो नेशनल पार्क, फॉलोड बाय 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 2023. 2022 में नामीबिया से इंडिया आए थे, उसके बाद 2023 में साउथ अफ्रीका से रिलोकेट किया गया था इंडिया में. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. अब ये अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो बनी थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो 2006 में जब अमेंड हुए थे तब. नेक्स्ट इज चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बनाई थी इन 2023 जो ओवरसी, इवेलुएट और एडवाइज करती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. ये ऑपरेट करता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर जिसको रीनेम कर दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट फ्रॉम 2023 टू 24. About cheetah, it is world fastest mammal and only large carnivore to be extinct in India. Unlike other big cats जैसे lion, tigers, leopards and jaguars, cheetah they doesn't roar. There are 2 species of cheetah exist. First है African और दूसरा है
एशियाटिक अफ्रीकन चीता है वो IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है और एशियाटिक चीता IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. दे फाउंड ओनली इन द एरिड रीजन ऑफ ईस्टर्न ईरान इन एशिया एंड इन अफ्रीका. Second is Supreme Court directions for tiger reservation protection, tiger reserves protection. ये गाइडलाइन इशू की गई थी टू एड्रेस द इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, कॉरिडोर फ्रेगमेंटेशन. तो इनकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे. उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी टू रिजर्व द टाइगर फॉर टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन. डायरेक्शन जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इट इंक्लूडेड द टाइगर सफारी रेस्ट्रिक्शन permitted only on the non-forest or degraded forest land in the buffer zones. No safaris in core areas or designated tiger corridors. Night tourism बैन कर दिया गया था इन कोर एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में. कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया था जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. इको सेंसिटिव जोन, ऑल रिजर्व्स मस्ट नोटिफाई कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो नोटिफाई करेंगे इको सेंसिटिव जोन एज पर द 2018 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट्स गाइडलाइन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो टाइगर कंजर्वेशन प्लान स्टेट्स प्रिपेयर करेंगे और या फिर रिवाइज करेंगे कंजर्वेशन प्लान विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन और विद इन 6 months they will notify the core and buffer areas. Next is natural disaster status. States to treat human wildlife conflict इसको कंसीडर किया जाएगा एज ए नेचुरल डिजास्टर जिसमें रैपिड रिलीफ की जरूरत है. कंपनसेशन, यूनिफॉर्म एक्स ग्रेटिया ऑफ 10 लाख फॉर ह्यूमन डेथ ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट. कि अगर कोई भी डेथ होती है तो कंपनसेशन जो होगा वो 10 लाख होगा. ड्राफ्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन गाइडलाइन, it is to be drafted by Tiger Conservation Authority within 6 months and be implemented by all the state. So about Tiger Reserve, ये लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. इसमें बेसिकली 2 एरियाज की बात की गई है, एक है कोर एरिया और एक है बफर एरिया. कोर एरिया जो क्रिटिकल हैबिटेट है वो है और बफर एरिया सस्टेनेबल यूज जोन है. कोर एरिया इज इनवायलेबल, कोई भी टूरिज्म या कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है. अगर बफर एरिया की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटेड इको डेवलपमेंट या लिमिटेड टूरिज्म अलाउड है. अब डिक्लेयरिंग अथॉरिटी कौन होगी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. हमने ये देखा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अप्रूव और नोटिफाई करती है रिजर्व्स को और प्रपोज करती है साइट्स. स्टेट प्रपोज करते हैं साइट्स को और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उनको नोटिफाई करती है और अप्रूव करती है. सो देयर आर 58 टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट इज Supreme Court recalls judgment striking down ex post facto environmental clearances. The Van Shakti judgment has previously barred the granting of ex post facto environmental clearance. अब इस जजमेंट के अंडर कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए थे 2017 नोटिफिकेशन and 2021 Office Memorandum of Center which in effect recognize the grant of ex post facto environmental clearances. अब इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस देख लेते हैं. वाई इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को. अब इससे रिलेटेड है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 जिसने लिस्ट की थी ओवर 39 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट एक्सेट्रा जिनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की ज़रूरत है प्रायर टू स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की ज़रूरत है और ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो उसके बाद में क्लियरेंस लेने की. कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. कैटेगरी ए में कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स होंगे विल बी कंसीडर्ड एट द सेंट्रल लेवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे दैट विल बी दी हैंडल्ड बाय द स्टेट लेवल बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी.
So, what are the reasons to recall the Vansh Shakti judgment? First is legal precedents ignored. Chief Justice of India ने देखा कि वन शक्ति जजमेंट को वन शक्ति जजमेंट was rendered without taking notice of previous judgment of coordinate benches, thus rendering it per curiam. फॉर एग्जाम्पल डी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2021 में केस हुआ था. हेल्ड दैट पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस कैन बी ग्रांटेड इन द एक्सेप्शनल केसेस. सुप्रीम कोर्ट इन एन अनदर केस वाइल डिस्करेजिंग द पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दूसरे केस में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2020 में केस हुआ था जिसने डिस्करेज किया था पोस्ट एक्सपेक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस because it has regularized the existing post facto clearances with direction to pay monetary penalties. Economic cost adhering to Van Shakti ruling would lead to demolition of completed public projects. उनका demolition को भी result कर सकता है. Also, demolishing the large structures it can cause more pollution like debris create होंगे, reconstruction की वजह से emission होंगे etc. अब ये होते क्या है ex post facto? It is essentially allows a project proponent to continue with its project without obtaining an environmental clearance prior to the project commencement. कि अगर start हो गया और उससे पहले भी नहीं हुआ है तो it can ex post facto environment clearance can provide to continue the project. The Environment Impact Assessment Notification 2006 ने क्लियरली ये बोला था कि प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए होंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट. प्रीवियसली इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 में केस आया था. सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि द कंसेप्ट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो और रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंट क्लियरेंस इज कंप्लीटली एलियन टू द इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस. Next news is डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्रैप जिसको बोलते हैं ये लॉन्च किया गया है. इट इज़ अ ईयर लॉन्ग टारगेटेड इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जिसका टारगेट होगा टारगेट ऑफ लक्ष्य 0 डंप साइट्स बाय सितंबर 2026. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ था 2021 में जिसका ऑब्जेक्टिव था टारगेट जिसका ऑब्जेक्टिव था गार्बेज फ्री स्टेटस फॉर ऑल सिटीज एंड इट ऑल्सो एम्स एट रेमिडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द ग्रीन जोन्स की कोई भी डंप साइट सितंबर 2026 तक नहीं रहेगी. अब इस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं. ड्रैप के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रायोरिटाइज द हाई इम्पैक्ट लोकेशन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 8.8 करोड़ मिलियन टन ऑफ लेगेसी वेस्ट. अब लेगेसी वेस्ट क्या है? इट रेफर्स टू एन एज्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल्स जो लैंडफिल्स या डंप साइट में है. इट इज़ अ मिक्स ऑफ partially or completely decomposed biodegradable waste and plastic waste. About 80% of legacy waste जो है अराउंड 214 साइट्स में अक्रॉस 202 अर्बन लोकल बॉडीज. तो इन 202 अर्बन लोकल बॉडीज में देर इज अबाउट 80% ऑफ टोटल वेस्ट. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विथ ऑनगोइंग वेस्ट प्रोजेक्ट्स विथ प्रायोरिटी टू साइट्स कंटेनिंग ओवर 45,000 मिलियन टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट. कोई भी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है फॉर eligibility of UT and northeastern states. Dump sites and its management in India. State currently there are 1428 sites, 1428 sites are undergoing remediation और 1048 है जो fully remediate की जा चुकी हैं. Major emission of primary concern क्या है? Lishat, polluted water that emerges at the base of dump site waste and सेकेंड इज लैंडफिल गैस जो मिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जिसकी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं क्रिएटेड इन डंप साइट ड्यूरिंग द वेस्ट decomposition. There are key technologies for managing the dump site. First is biocapping, second is biomining. Biocapping क्या है? Transforming the dump site from a wasteland to a natural environment like park.
इशू क्या है? इट जनरेट्स दी लिशैट एंड लैंडफिल गैसेस दैट नीड्स टू बी मैनेज और मेंटेनेंस के लिए चाहिए एटलीस्ट 15 ईयर्स। बायोमाइनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करती है टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इससे बेनिफिट्स क्या हुई? तो रिजोल्व द इशू ऑफ लिशैट एंड लैंडफिल गैसेस, और कोई भी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है वंस दे आर कंप्लीट once the complete land is reclaimed. Next is global reporting initiative. Recently global reporting initiative launch किया गया है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने लॉन्च किया इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट, UN endorsed framework designed to align corporate climate disclosure with the United Nations net zero standards. अब इस इनिशिएटिव के बारे में देख लें। एक इंटरगवर्नमेंटल नॉट प्रॉफिट बॉडी है जो that sets the world most widely used sustainability reporting framework 1997 में बनाई गई थी। ESG disclosure, the standard enables the organization जो रिपोर्ट करे on economic, environmental and social impact को। What is the modular structure? Follow a 3-part system जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स की बात करता है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात करता है और टॉपिक स्टैंडर्ड्स की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इट। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया लीड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इंडस्ट्री लीडर्स राउंड टेबल एट COP30 बेलम जो हुई थी ब्राजील में, UNFCCC कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जॉइंटली लॉन्च किया है इंडिया और स्वीडन ने, और सपोर्ट है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में फर्स्ट लॉन्च किया था इंडिया एंड स्वीडन ने जॉइंटली। ऑब्जेक्टिव क्या है? द फर्स्ट ग्लोबल हाई लेवल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम हाई एमिटिंग इंडस्ट्री बाय 2050। इट ड्राइव्स जस्ट एंड इक्विटेबल इंडस्ट्री ट्रांजिशन, फोस्टर करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एंड मोबिलाइज द रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग नॉलेज शेयरिंग। 2024-26 तक चलेगा लीड IT का 2.0 वर्जन एंड इट वाज अडॉप्टेड एट COP28 जो 2024 में हुई थी। There were 18 member countries and 27 companies. Next is UAE consensus. अडॉप्ट किया गया है एट COP28 किया गया था COP28 जो 2023 में हुई थी। was the first ever global stockade under the Paris Agreement. एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल फ्रॉम इन अ जस्ट फेयर एंड बैलेंस्ड वे। रिन्यूएबल्स एंड एफिशिएंसी पे फोकस करता है, जो क्लियर गोल सेट करता है टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल द एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030। क्लाइमेट फाइनेंस calls for the greater adaptation support and financial reforms जो vulnerable nations को help करेगा। Global goal is to reinforce the collective aim to keep 1.5 degrees Celsius within the reach and achieve the net zero emission by 2050. नेक्स्ट UNEP's अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसने दिया रिपोर्ट? UN नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में। अब फाइंडिंग्स क्या है? की फाइंडिंग्स फाइनेंस गैप की बात करता है कि डेवलपिंग नेशन फेस करते हैं अडेप्टेशन शॉर्टफॉल। करंट फंडिंग ग्लोबल अडेप्टेशन फाइनेंस इज ओनली $26 बिलियन फार बिलो दी नीड्स जो थी 310 से $365 बिलियन पर ईयर बाई मिड ऑफ द 2030। इम्प्लीमेंटेशन लैग है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है प्लान्स का, और क्वालिटी इंश्योर नहीं किया जाए, वीक क्वालिटी है। देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट एक्शन जो स्केल अप करेगा फाइनेंस, इनोवेशन टूल एंड रेजिलियंस प्लानिंग को। इंडिया का सिनेरियो देखें तो इट हैज एडवांस्ड इट्स नेशनल अडेप्टेशन फंड एंड स्टेट एक्शन प्लान, बट इट रिमेन्स हाईली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रेस, erratic monsoon and coastal flooding. So there are natural vulnerabilities. Emission gap report रिलीज हुई 2025 ऑफ टारगेट बाय UNEP ने ही रिलीज की है। की फाइंडिंग्स क्या है? इवन द अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेजेस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट जो ली गई थी, दे कुड लीड फॉर ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय 2.3 to 2.5 डिग्री बाय दिस सेंचुरी। कि इन सारी प्लेजेस के बाद में भी इट कैन लीड to the temperature rise.
The falls short of Paris Agreement goal of limiting warming to below 2 degrees Celsius while pursuing the efforts to cap it at 1.5 degrees Celsius. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज हुए हैं 2.3% एज कम्पेयर टू 2024. To align with 1.5 degree Celsius target, emissions would need to fall by 55% by 2035. Highest absolute increase जो हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में was observed in India and China. However, per capita emission for India कम था बिलो द वर्ल्ड एवरेज, बट जो जहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है वो भी इंडिया ही है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट. रिसेंटली इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025, जिसने हाईलाइट किया है स्टेटस एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन 5 की कंपोनेंट्स ऑफ क्रायोस्फीयर. फर्स्ट है आइस शीट, माउंटेन ग्लेशियर्स एंड स्नो, पोलर ओशन, सी आइस एंड परमाफ्रोस्ट. अगर आइस शीट्स की बात करें, लूजेस फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट हैव क्वाड्रपल्ड सिंस 1990. अब इम्पैक्ट क्या है इसका? इसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर लैंड, होम्स, लाइवलीहुड्स इन दी स्पेसिफिकली इन दी कोस्टल रीजन. ये सारे सेक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं इससे. अगर सेकंड जो कंपोनेंट है वो है पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होने की वजह से दे आर इम्पैक्टिंग द हीट एंड कार्बन अब्जॉर्बर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल सर्कुलेशन. 2 मेजर ओशनिक करंट सिस्टम, अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन and Atlantic meridional overturning circulation, they have slowed substantially due to fresh water melt. Next, mountain glaciers and snow की अगर बात करें तो ice loss has increased exponentially worldwide with 273 gigatons lost per year between 2000 से 2023 तक. अब ये थ्रेटन करता है वाटर, फूड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी फॉर बिलियंस ऑफ पीपल. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सी आइस. एक्सटेंट एंड थिकनेस डिक्लाइन हुई है फॉर 40 to 60% इन बोथ द पोल्स, नॉर्थ भी और साउथ भी. लॉस ऑफ सी आइस जिसकी वजह से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आइस डिपेंडेंट स्पीशीज को दे आर थ्रेटेंड, वेदर को डिसरप्ट करता है और ओशन करंट्स को भी डिसरप्ट करता है, एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सी लेवल राइज रिस्क ऑल्सो. लास्ट कंपोनेंट इज परमाफ्रोस्ट. Over 210,000 kilometers square permafrost has been thawed per decade since the current warming began. अब इसका impact देखा जा सकता है to decrease the global carbon budget and release the vast amount of ancient organic carbon which is 3 times more than currently in atmosphere. Next topic is Global Cooling Watch Report 2025. अब ये भी report release की है UNEP ने. Cool Coalition डिटेल्स अ सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे जो फोकस करता है एट ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय फ्रॉम कूलिंग बाय 2050. अब की कंसर्न्स क्या हैं जो इस रिपोर्ट में आए हैं? फर्स्ट इज सर्ज इन कूलिंग डिमांड. द ग्लोबल स्टॉक ऑफ कूलिंग इक्विपमेंट विल बी मोर देन ट्रिपल बाय 2050. Next is there are policy gaps. Only 54 nations meet the fully sustainable cooling pathway standard despite broad policy inclusion. की policy mostly include कर ली है mostly countries ने, but only 54 nations ऐसे हैं जो उसको fulfill कर पा रहे हैं. Next is escalating extreme heat, and this heat is further amplify हो जाती है island effect से या heat wave से. What is the proposed sustainable cooling pathway? First is passive cooling. It reduces the cooling load through the passive design, जैसे कि urban planning and simple measures like doors on the refrigerated cabinets to cut the cost and emission. There need to be low energy cooling जो prioritize करे low energy system जैसे कि fan या evaporative coolers instead of or alongside the AC या फिर या इनको replace करके evaporative coolers यूज किए जाएं. नेक्स्ट इज बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी. अडॉप्ट हाई एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम विद वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर्स, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस.
is rapid HFC phase down, hydrofluorocarbons, select low GWP refrigerants that maintains the system efficiency और जिससे डायरेक्ट एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके. अबाउट बीट द हीट ग्लोबल इनिशिएटिव, ये जॉइंट एफर्ट है बाई यूएनईपी, कूल कोलिशन एंड ब्राज़ील, जो COP30 की प्रेसिडेंसी थे, ब्राज़ील में हुई थी इस बार COP30, टू टर्न द ग्लोबल कूलिंग वॉच फाइंडिंग इनटू रियल वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी लेवल गवर्नेंस को प्रमोट करना, इन्वॉल्विंग जिसमें पार्टीज होंगी गवर्नमेंट, सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फोकस एरिया क्या होगा? पैसिव एंड नेचर बेस्ड कूलिंग डिजाइन, public procurement of efficiency, low global warming potential technologies, and urban heat planning and inclusive cooling for vulnerable communities. Next is climate change performance index. पब्लिश किसने किया है? एक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. रैंकिंग देता है, नन ऑफ द कंट्रीज आर इन द टॉप 3. डेनमार्क इज 4th, फॉलोड बाय UK एंड मोरक्को. मेजर्स द परफॉर्मेंस, क्लाइमेट मिटिगेशन परफॉर्मेंस को मेजर करता है इन 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी. सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स. रिसेंटली ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया गया, जो कंपेयर करता है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इन 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. इंडिया की रैंक आई है 23rd, गोइंग फ्रॉम अ हाई परफॉर्मेंस टू अ मीडियम वन इन 1 year ऑफ CCIP परफॉर्मेंस इंडेक्स. There is no national coal exit timeline and new coal blocks continue to be auctioned. ये की फाइंडिंग थी. नेक्स्ट इज की डिमांड्स आर टाइम बाउंड कोल phase down and eventually a phase out and redirecting the fossil subsidies to a decentralized community on renewable energy. So basically रिलीज किसने किया है इंडेक्स, पैरामीटर्स क्या है, इंडिया की रैंक क्या है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. जर्मन वॉच ने रिलीज किया है सेम ये इंडेक्स भी 2026 के लिए. ये रैंक करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हाईलाइटिंग द अर्जेंसी फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट रेजिलियंस. ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2006 में. इट इज एन एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट इंडेक्स. की फाइंडिंग्स क्या है? बिटवीन 1995 टू 2024 9,700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो चुके हैं एंड कोस्ट अराउंड 8 लाख डेथ हो चुकी हैं उन्हीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, एंड $4.5 ट्रिलियन का डैमेज हो चुका है. इंडिया रैंक करता है एट 15th 2024 में एंड 9th इन CRI रैंक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंक 1995 से 24 में. इंडिया ने फेस किए हैं नियरली 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं 3 डिकेड्स में, जिसने लॉस किया अराउंड $127 बिलियन एंड 1.3 बिलियन अफेक्टेड. नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2025, SOFA रिलीज की है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. की हाइलाइट्स क्या है? लैंड डिग्रेडेशन की बात करता है. इट इज अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन in land's ability to deliver the essential ecosystem functions and services. It is driven by the natural causes जैसे कि salinization या फिर soil erosion, ये तो हो गए natural reasons, and there are some anthropogenic causes जैसे deforestation, overgrazing etc., जिसकी वजह से land degradation होता है. Major impact क्या है इसके? Yield का loss होता है, productivity कम हो जाती है. Asian countries are the most affected, both because of their accumulated degradation depth and their high population density. Next हमने देखा कि productivity loss होती है. There is a convergence with food security. Globally, 47 million children under 5 years of age, they suffer from stunting, live in hotspots where the stunting overlaps with the significant yield losses. कि physical development नहीं हो पाता है children का properly. नेक्स्ट इकोसिस्टम में इम्पैक्ट भी है. डिग्रेडेशन अफेक्ट करता है सारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को, और क्लाइमेट पैटर्न्स को भी डिसरप्ट करता है और बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस करता है. वट आर द पॉलिसी ऑप्शंस फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज? फर्स्ट इज रेगुलेटरी पॉलिसीज की जरूरत है. सो लैंड यूज जोनिंग,
डिफॉरेस्टेशन पे बैन होना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए मैंडेट्स होने चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, uses voluntary and flexible financial rewards for sustainable practices such as payment for ecosystem services. There is a need for क्रॉस कंप्लायंस मैकेनिज्म जो लिंक करेगी गवर्नमेंट सब्सिडीज को for to adhere with the environmental standards and land degradation neutrality hierarchy जो सबसे पहले अवॉइड करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे एंड देन वी विल रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन. नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 37th मीटिंग हुई है, COP हुई है फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. सो MOP 37 हुई है. इसने हाईलाइट की है देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन HFC's एमिशन बिटवीन रिपोर्टेड एंड मेजर्ड डेटा कि जो एक्चुअल डेटा रिपोर्ट हुआ है दैट इज नॉट एक्यूरेट एंड देयर इज अ लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशंस इन मेनी रीजन्स. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 1987 में साइन हुआ है. ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो फोकस करता है ऑन एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. वियना कन्वेंशन के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया था. वियना कन्वेंशन आया था 1985 में और उसी के 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ. अब उसका अमेंडमेंट है जो किगाली में हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 2016 में अडॉप्ट की गई थी टू फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. दिस इज अ नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बट एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है. नेक्स्ट इज मीनामाटा कन्वेंशन. COP6 of to Minamata Convention on Mercury in Geneva agreed to end the use of dental amalgam by 2034. It was also agreed to step up global efforts just to eliminate the mercury added skin lightening products. अब मीनामाटा कन्वेंशन है ऑन मर्क्यूरी. ट्रीटी देख लें, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, 2013 में साइन हुई थी, इफेक्टिवली केम इनटू फोर्स इन 2017 जो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मर्क्यूरी. इट इज नेम्ड आफ्टर द मीनामाटा बे, जापान में ए साइट ऑफ सीवियर मर्क्यूरी पॉइजनिंग. मेंबरशिप स्टेटस 153 मेंबर्स है. इंडिया इज अ मेंबर फॉर मीनामाटा कन्वेंशन. सेक्रेटेरिएट रोल क्या है? UNEP प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सपोर्ट एडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस. सो UNEP सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मर्क्यूरी इसकी देख ले. मर्क्यूरी इट इज ए नेचुरली अकरिंग हेवी सिल्वरी वाइट ट्रांजिशन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 80. इट इज डक्टाइल, malleable and is able to conduct heat and electricity. This is the only common metal that is liquid at room temperature. Source क्या है? Naturally occurring है, include volcanic eruption and emission from ocean. अगर एंथ्रोपोजेनिक प्रॉपर्टी देखें तो माइनिंग के टाइम भी फॉसिल फ्यूल कंबशन में मेटल और सीमेंट प्रोडक्शन में भी सोर्स मिलता है, पाया जाता है. यूसेज हिस्टोरिकली यूज होता था थर्मोमीटर्स में, बैरोमीटर्स में, फ्लोरोसेंट लाइटनिंग में, सर्टन बैटरीज में एंड डेंटल अमेलगम्स में. तो अभी वाली जो कन्वेंशन है उसलिए फेज आउट करने की बात की गई है डेंटल अमेलगम्स को. टॉक्सिसिटी, इट इज एमिटेड इनटू एयर, इवेंचुअली सेटल इनटू वाटर और ऑन लैंड. एक बार अगर डिपॉजिट हो गया तो देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन चेंज इट इनटू द मिथाइल मर्क्यूरी. मिथाइल मर्क्यूरी एक हाईली टॉक्सिक फॉर्म है जो दैट बिल्ड्स अप इन फिश, शेलफिश एंड एनिमल्स जो दैट ईट फिश, जो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू फिश खाते हैं, उन सारे एनिमल्स में भी जा सकता है ये टॉक्सिक एलिमेंट. इवन एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी एक्सपोजर कैन बी हाईली टॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, किडनी को, स्किन को, आइज को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड इवेंचुअली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लेक तुर्काना. रिसेंटली स्टडीज ने शो किया है कि देयर इज अ फॉल इन वाटर लेवल ऑफ लेक तुर्काना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज दैट हैज लेड टू इंक्रीज्ड अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द रीजन. जब किसी लेक का वाटर लेवल कम होता है, ड्रॉप होता है, तो द रिड्यूस्ड वेट डिक्रीजेस प्रेशर ऑन द अर्थ क्रेस्ट, प्रेशर भी कम होगा, मेकिंग फॉल्ट, जिससे फॉल्ट क्रिएट होंगे एंड दे विल बी मोर प्रोन टू मूवमेंट एंड इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ अर्थक्वेक. अगर प्रेशर कम हुआ तो जिसकी वजह से फॉल्ट क्रिएट होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक की प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी.
अब लेक तुर्काना क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है एंड इट इज लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक। लोकेशन कहाँ पे है? केन्या में है विद द नदर्न टिप एक्सटेंडिंग इनटू इथियोपिया। अब इथियोपिया रिसेंटली जैसे न्यूज़ में था, तो अर्थक्वेक या इसी नेचुरल अकरेंस फिनोमिना की वजह से, तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओवर 90% ऑफ इनफ्लो कम्स फ्रॉम ओमो रिवर जो इथियोपिया में लोकेटेड है। नेशनल पार्क साइट वर इंस्क्राइब्ड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 1997। सो दैट वाज अबाउट लेक टुर्काना की अर्थक्वेक की वजह से रीजन में था और वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है, फॉल डाउन हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर कम हुआ ऑन द अर्थ क्रस्ट, फोल्ड्स क्रिएट होंगे और उसकी वजह से देयर विल बी मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। लोकेशन केन्या में है। लास्ट टॉपिक इज वोल्केनिक इरप्शन इन न्यूज़। क्यों? माउंट सिमारू इंडोनेशिया में हाईएस्ट वोल्केनो ऑन जावा आइलैंड्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो हाईली सिस्मिक एक्टिव बेल्ट है। टाइप है स्ट्रेटोवोल्केनो, स्ट्रेटोस्फीयर से ओरिजिन है। अदर रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया इज माउंट लेवोटोबी, लाकी लाकी, मेरापी वोल्केनो एक्सेट्रा। यही हम बोल रहे थे, इथियोपिया में हुआ था हाईली गबी have sent the massive ash across the Red Sea and South Asia, causing a thick ash cloud जो इवन इंडिया तक भी पहुंच गया था, इंडिया पाकिस्तान रीजन तक भी पहुंच गया था, लीडिंग टू डाइवर्जन ऑफ सेवरल फ्लाइट्स। यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट में हम सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक किसी को कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक द वीडियोस, share it with your circle if you found that videos are useful to you। दूसरी सितंबर से हमने एनालिसिस शुरू करा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर की दूसरी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। और इसी के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप रिवीजन के लिए रिवीजन सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक हम 2 से 3 मिनट के अंदर कवर करें, और वो भी सेम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की सीक्वेंस में है। And you can visit the various playlists on the channel। See you in the next video। Take care। Till then, next video में हम social issues शुरू करेंगे। So take care।